सरकार एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम साकिब आपकी सेवा में आज कोरोना वायरस और कोविड-19 के ताल्लुक से बहुत ही अहम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्मजीव तज्ञ डॉक्टर आसिफ इकबाल के साथ यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है परेशान है कोविड-19 को लेकर। उसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारी सही जानकारी आपको सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता में इसको लेकर भ्रम बाकी है। तो हमने सरकार एक्सप्रेस के माध्यम से इस बात की कोशिश की है कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो वायरस और उसकी वायरोलॉजी के बारे में सही जानकारी आपको उपलब्ध करा सकते हैं, उनसे आपकी बात रूबरू कराई जाए। आज हमारे साथ उपलब्ध हैं मिलिया सीनियर कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के डॉक्टर आसिफ इकबाल सर। आपका सरकार एक्सप्रेस में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये वायरस या अति सूक्ष्म जीव ये है क्या चीज़ जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं या कोरोना वायरस के नाम से जानती है। इसकी एक भीति और इसका डर आम जनता में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये है क्या चीज़। देखिए, जैसे दीगर वायरसेस है, आपको अंदाज़ा होगा, याद होगा, इससे पहले सार्स या H1N1 जैसे वायरसेस भी हुए थे कुछ सालों पहले। ये उसी तरह का एक वायरस है जो इंसानों को बीमारी कॉज कर सकता है। बेसिकली ये कुछ मखसूस किस्म के एनिमल्स से म्यूटेट होकर के इंसानों तक पहुंचा है। इसकी सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है इस वायरस की वो ये है कि ये दीगर वायरसेस के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से इंसानों में इन्फेक्शन कॉज करता है और इसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत फास्ट, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो इस वायरस की है या इंसानों के लिए जो फायदे की है वो है इसका रेट ऑफ मॉर्टेलिटी। कि दीगर पैथोजेंस की तरह ये वायरस बहुत ज़्यादा इसकी मॉर्टेलिटी रेट नहीं है। इंसानों में शरह अमवात जो है इसकी वो बड़ी हद तक कम है, बड़ी मुश्किल से 2 से 4% के दरमियान जो लोग इसकी वजह से मौत का शिकार होते हैं। लेकिन ये वायरस हमारा बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसको मुतासर करता है। तो उस वजह से थोड़ा हमारे लिए परेशानी का बास हो सकती है। यानी सांस की नली और जो इंसान के फेफड़े हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। जी। अच्छा, इसके लिए कोई दवा उपलब्ध हो सकती है? चंद दिनों में ये वैक्सीन वगैरह की बातें की जा रही हैं, तो क्या ये मुमकिन है? वैक्सीन बनाई तो जा सकती है, चूँकि दीगर जरासीम की तरह एक वायरस है तो बहुत आसानी से इसके लिए वैक्सीन बनाई जा सकती है। लेकिन वैक्सीन बनाने का जो अमल होता है वो अच्छा खासा लेंदी होता है। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को कंप्लीट करके एक सेफ वैक्सीन बनाना, असल चीज़ ये नहीं है कि हम एक वैक्सीन बना लें, असल चीज़ होती है कि एक सेफ वैक्सीन बनाएं जिसके इंसानों के ऊपर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना हो। इसके बहुत सारे मराहल हैं, तो शायद 6-7 महीने इसके लिए लग जाए। जिस लेवल पर वैक्सीन के लिए काम चल रहा है, क्योंकि बीमारी पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो रही है, एक साथ पूरी दुनिया, पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा बड़े दिनों बाद कि पूरी दुनिया एक साथ किसी बीमारी से ग्रसित है। सो वैक्सीन के लिए काम भी उसी लेवल पर चल रहा है। आज हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, तो हम आसानी से हमारे साइंटिस्ट ये चीज़ कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में शायद 6-8 महीने में हमारे पास इसके लिए एक अच्छी सी वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। भारत की लेबोरेटरियाँ क्या इसका वैक्सीन बनाने के लिए सक्षम है? जी बिल्कुल। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है या NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, या इस तरह के IITs वगैरह हमारे पास हैं। तो वैसे भी भारत बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में एक अच्छा खासा किरदार अदा करता रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में ही प्रोड्यूस किया जाता है।
रहा सवाल बेसिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है। मैन पावर के मामले में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान पूरी तरीके से सक्षम है एंड वी कैन डू दैट। सर इसके बारे में जो एक आम इंटेलेक्चुअल लेवल पर या साइंटिस्ट लेवल पर क्लोरोक्वीन के बारे में बात की जा रही है और बीसीजी के बारे में बात की जा रही है, तो आप को कैसा लगता है जिन लोगों ने बीसीजी वैक्सीन बचपन में ली है उन पर इसका प्रभाव कम हुआ है, ऐसा कुछ जानकारी उपलब्ध हुई है? देखिए, इब्तदाई तौर पर तो ये है कि ये वायरस एक म्यूटेटेड वायरस है, बिल्कुल एक नई चीज़ है साइंस के लिए, वायरोलॉजिस्ट के लिए। तो इसके ताल्लुक से फाइनली कुछ कह पाना कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा, किन पर असरअंदाज होगा या कौन सी दवाएं इसके ऊपर असर कर सकेंगी, हम बिल्कुल ऑथेंटिकली नहीं कह सकते कि ऐसे होगा। जो कुछ भी आज हमारे पास डाटा अवेलेबल है, हम उसकी बेस पर कुछ प्राइमरी एजम्पशंस बना सकते हैं। अब जो कहा जा रहा है क्लोरोक्वीन के ताल्लुक से कि दवा असरअंदाज होगी, सो कुछ केसेस में हो सकता है कि इसका असर हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बस यही इसका आखिरी है जी। कुछ केसेस के अंदर पेशेंट के अपनी हेल्थ की बेसिस पर और बाकी बहुत सारे कंडीशंस के बेसिस पर क्लोरोक्वीन पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखा रही है जी, लेकिन हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा। वही मामला आपके बीसीजी के साथ भी है, क्योंकि ये एक पैथोजन है, तो जाहिर सी बात है जब हम पैथोजन के साथ वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का हमारे अपने इम्यून सिस्टम का उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसे कैसे कंट्रोल करे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, पहले से पैथोजन से लड़ने के अंदर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ऊपर हो सकता है। अच्छा, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कि अलग अलग इम्यून सिस्टम पर या अलग अलग बॉडीज़ पर जो शरीर है उसकी प्रतिकारक शक्ति के मुताबिक उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव हो सकता है। अच्छा सर, इसके बारे में हम प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं इस बारे में? प्रिकॉशंस तो देखिए, अभी जो हमारा तरीका है फिजिकल डिस्टेंसिंग का, तो प्रिवेंशन के तौर पर यही सबसे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हम इस वायरस को एक्सपोज ना हो, क्योंकि जैसे अमूमी इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इस वायरस का बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट लोगों पर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल असिम्टोमेटिक फेज से गुजर रहे हैं कि उनके अंदर आपको बीमारी की अलामत भी दिखाई नहीं दे रही है और आसानी से मतलब आप भी कह सकते तो इस बीमारी से उभर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि हम अपने आप को इस वायरस से बचाए रखें, एक्सपोज ना हो, क्योंकि हमारे पास इसका ना तो कोई वैक्सीन है ना कोई मेडिसिन है। रोजाना खासा अगर बीमारी हो जाती है तो फिर बचाव कर पाना या तो नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा या फिर आप ये कहें कि आपकी लक पर डिपेंड करेगा। सो बेहतर ये है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें। जो भी अभी मौजूदा हालात में गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं कि आप घरों के अंदर बंद रहें, बिना ज़रूरत के घर के बाहर ना निकले, ये सबसे बेहतर है इस बीमारी के लिए आज के हालात में। वेंटिलेशन थेरेपी के बारे में अपने पास भारत में क्या सुविधा उपलब्ध है या उससे हम जान बचने की कितनी उम्मीद कर सकते हैं कोरोना वायरस होने के बाद? देखिए, वेंटिलेशन या वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल अपनी जगह पर सच ये कहें कि सपोर्ट थेरेपी है, या इस बीमारी के ताल्लुक से जितने भी ट्रीटमेंट मेथड्स हमारे पास हैं तो सभी के सभी कहीं ना कहीं इस बीमारी में पेशेंट को सपोर्ट के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर असर करता है, इन्फेक्शन वहाँ होती है। तो जाहिर सी बात है वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करके हम पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा मदद देते हैं कि वो उस दौरान में जब एक बहुत शदीद असर हो चुका है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, तो उस दौरान में पेशेंट को थोड़ा सा सपोर्ट दे दे और उस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सके। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस और कोविड-19, आपने उसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियों को दूर किया है, लेकिन हमको क्या घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि इसकी कुछ लक्षण जाहिर नहीं होते, कुछ लोगों के अलग अलग जैसे लोग हैं तो उन शरीरों पर इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन अंदर बीमारी हो जाती है,
तो ये कितने दिन तक, यानी कितने दिन तक के, इन 7 दिन 14 दिन या में ये खुद खत्म हो सकता है बॉडी इम्यूनिटी पे, या फिर इसके लिए जो है हमें फौरन तुरंत हमें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए या हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का जो आप घर के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप बैरूनी माहौल को एक्सपोज होते हैं तो बेहतर है कि जब आप बाहर से जाकर आते हैं, मार्केट से किसी ज़रूरत के लिए आप बाहर जा रहे हैं, तो बेहतर है कि वो सारी प्रिकॉशंस आप ले घर में दाखिल होते हो। जैसे आपके हाथ धोना है, जो कपड़े आप पहन कर जाते हैं बाहर, उन कपड़ों की साफ़ सफाई है, क्योंकि वायरस जब आप लेकर आते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि आपको सिम्टम ज़ाहिर हो ना हो। अगर आप फौरी तौर पर कोई वायरस बाहर से ला रहे हैं तो उसका कोई सिम्टम आपने दिखाई नहीं देने वाला है। इस वायरस को करीब 2 से लेकर के 14 दिन का अरसा लगता है कि वो अलामत किसी में ज़ाहिर, 50-60% केसेस में अलामत ज़ाहिर भी नहीं होती इस वजह से। तो इस सूरत के अंदर सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है, हाथों की सफाई है, कपड़ों की सफाई है, या फिर आपके सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है, वो चीज़ें आप घर में दाखिल होते वक्त करें। कोशिश ये हो कि जैसा सजेस्ट किया गया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से भी, कि अगर आपको शदीद ज़रूरत के तहत बाहर जाना पड़ रहा है, बेहतर ये है कि घर का सिर्फ कोई एक ही शख्स उसके लिए नॉमिनेट हो कि वही बाहर जाए और वही सारे काम करे। ये नहीं कि एक काम करने के लिए एक शख्स जा रहा है, दूसरे के लिए दूसरा। मतलब जितने ज़्यादा लोग घर के बाहर जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो वायरस घर में दाखिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सरकार एक्सप्रेस के लिए बहुत अपनी कीमती जानकारी को हमारे साथ शेयर किया है। मैं सरकार एक्सप्रेस द्वारा आपका के माध्यम से आपका स्वागत भी करता हूं और आपका धन्यवाद भी अदा करता हूं।